जब जनता होती है परेशान, तो अधिकारी कैसे करते हैं समाधान। जनता लगाती है गुहार, कैसा होता है अधिकारियों का व्यवहार। नमस्कार, मैं देवेंद्र कौशिक। आज हमारे खास प्रोग्राम ऑफिसर ऑन ड्यूटी में पहुंचे हैं असिस्टेंट लेबर कमिश्नर हरीश शर्मा जी के यहाँ। जानेंगे उनसे उनके कार्य क्षेत्र के बारे में, क्या क्या उनके कार्य हैं, क्योंकि औद्योगिक क्षेत्र एक फरीदाबाद की एक औद्योगिक नगरी है जिसकी उद्योगों के क्षेत्र में एक अलग पहचान है। किसी वक्त ये फरीदाबाद उद्योगों के मामले में एशिया में चमकता हुआ सितारा था। उसी की जिम्मेदारी संभालने के लिए असिस्टेंट लेबर कमिश्नर हरीश शर्मा जी, उनसे पूछेंगे उनकी क्या क्या इस क्षेत्र में जिम्मेदारी हैं। जो लोगों की शिकायतें आती हैं, जो कर्मचारी हैं, जो कंपनियों में काम करने वाले हैं, उनकी जो ग्रीवेंस है उसको वो कैसे निपटाते हैं और कैसे उनको आश्वासन देते हैं या शिकायतों का निपटारा। क्योंकि कहीं ना कहीं कई बार इस विभाग ऐसा है उनके पास में जहाँ कहीं ना कहीं उन पर भी आरोप लगने का अंदेशा रहता है। तो इसी सब पर चर्चा होगी आज हमारे साथ ऑफिसर ऑन ड्यूटी के प्रोग्राम में। आज हमारे खास प्रोग्राम में ऑफिसर ऑन ड्यूटी में आज हम साथ हैं असिस्टेंट लेबर कमिश्नर हरीश शर्मा जी के साथ, जिनके पास इस शहर के कम से कम 5 लाख की आबादी या कर्मचारी औद्योगिक क्षेत्र में काम करते हैं। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है उनके पास में, जो पिछले काफ़ी दिनों से यहाँ निभा रहे हैं इस कुर्सी पर बैठकर। उनसे बात करेंगे हम, उनका क्या कार्य क्षेत्र है और जो जनता की शिकायतें या कर्मचारियों की शिकायतें इनके पास आती हैं उनका वो कैसे निदान करते हैं। हरीश शर्मा जी, आप एएलसी बतौर एएलसी जब यहाँ बैठते हैं तो आपके क्या क्या कार्य क्षेत्र हैं। खुशी जी, हमारे पास जो वर्कर फैक्ट्री में काम कर रहे हैं उनके बोनस ना मिलना, छुट्टियां ना मिलना, उनकी तनख्वाह ना मिलना, ओवर टाइम ना मिलना, इस टाइप के केस हमारे ऑफिस में आते हैं जी। जस्ट लाइक हमारा काम मेन फंक्शन है लेबर लॉ का इम्प्लीमेंट करना, वो हम इम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे कि वर्कर की भट्ठे पे को काम कर रहा है, उसको पैसे नहीं मिले या उसको तनख्वाह नहीं मिली या उसको ओवर टाइम नहीं मिला, इस टाइप की तरह भी है कि वर्कर आएगा इसे कंप्लेंट लेकर के आपके सामने आ गई है। हाँ जी बताओ, हम ये बताओ क्या है, क्या क्या दिक्कत क्या भैया आपको। 4 बंदे कंपनी निकालना। कौन सी कंपनी में। अच्छा अच्छा अच्छा, एक कापी और दो, इसकी 2 कापी दो। ठीक है, हम देखते हैं अभी। ठीक है, डेट देनी है। छः को आ जाओ, 6/1 को। ठीक है, इससे पहले हम समाधान कर देंगे इसका। आप भी, आपका है कि ये क्या बात होगी, क्या क्या आपको क्या होगा।
वो डिमांड नोटिस जैसे दिया ना 23 हाँ तारीख से, हाँ और उसके बाद जनरल डिमांड नोटिस जो दिया है। हाँ हम लोग जो दिए थे। हाँ इन लोग को पक्का करो, ज़्यादा दिन हो गए हैं, हाँ हाँ। तो इस चक्कर में जो है तुम ठेकेदार के वर्कर हो क्या? हाँ जी, अच्छा अच्छा, कौन से ठेकेदार के पास हो? 28 तारीख को निकाल दिया। नहीं, ठेकेदार कौन सा है तुम्हारा? नागर नागर। कितने आदमी हो जो निकाले हैं? 4 आदमी का भी निकाल दिया। जिन्होंने डिमांड नोटिस दी वो चारों को निकाल दिया? हाँ 15 को दिए हैं, तो धीरे धीरे करके निकाल रहे हैं। अच्छा। जैसे 2 को कल निकाले थे, को कल निकाले, ऐसे करके निकाले हैं पुराने आदमी को। अच्छा अच्छा वहाँ के अच्छा अच्छा। चौकीदार बोले हैं कि पुराना आदमी कोई भी नहीं रहेगा, सबको निकालेंगे। किससे बात हुई थी तुम्हारी? किससे मिले तुम? आज उससे मिले? मलिक से मिले थे? मैनेजर से? नहीं जी, मैनेजर से नहीं बोले। तो मैनेजर ने गेटमैन को बोल दिया कि निकाल देना इनको। उससे मिलना था, मालिक उस मैनेजर से तो मिल के आना था तुमने एक बार। जो मैनेजर साहब उनसे बात करते तो हमारे से कोई मतलब नहीं, सूरज से बात करो। कौन ठेकेदार है ऐसा? हाँ, सूरज कंपनी का मैनेजर है। कोई उसका नंबर है? ठीक, उसका मलिक का नंबर है? चलो कोई बात नहीं, मैं थोड़ी देर में करता हूँ, थोड़ी देर बैठो तुम एक बार, ठीक है ना? अभी उसको टेलीफोन करके बुलाते हैं एक बार, ठीक है ना? देखते हैं क्या मैटर है तुम्हारा, थोड़ी देर बैठ जाओ बाहर। तो इस तरह की शिकायतें आपके पास? इस तरह की शिकायतें हमारे पास आती रहती है जी। और लगभग तो हम मौके भी समाधान करने की कोशिश करते हैं। जिस तरह भी अभी टेलीफोन के लिए हम बुलाएंगे उसको, मालिक को, और इनके आमने सामने बिठा करके अभी इनके समाधान कराएंगे इनकी। अगर आज हो जाएगी तो ठीक है, नहीं तो इसमें फिर डेट लगा देते हैं। अच्छा। मान लो कोई भी रिकॉर्ड के लिए हमें जरूरत पड़ेगी, रिकॉर्ड मंगवाना है इसका, फिर हम इसका रिकॉर्ड चेक करते हैं, रिकॉर्ड मंगा करके टैली करते हैं जो ये वर्कर ठीक है रहा है या ये ठीक है रहा है। दोनों की सर्विस का भी डिस्प्यूट होता है। कई बार वो कहते मैं 2005 से लगा था, वो कहे मैं तो 2000 हमारे यहाँ 2011 से अपॉइंटमेंट है इसकी। इस टाइप के डिस्प्यूट आते रहते हैं। तो ये जो डिस्प्यूट हैं जिनको आप निपटाते हैं, क्या आपसी तौर पर निपटाते हैं क्या या कानूनी तौर पर निपटाते हैं? नहीं, असिस्टेंट लेबर कमिश्नर कंसिलेशन ऑफिसर भी है जी। और जस्ट लाइक कंसिलेशन ऑफिसर का कोई दायरा नहीं है। हम कीकर के नीचे बैठ कर जैसे लाइक पंचायत बनाते हैं, पंचायत लगा वहाँ बैठ कर भी समझौता कराते हैं। सामाजिक तौर पर भी आप करा सकते हैं? और कानूनी तौर पे भी अगर जो नहीं निपटता हमारे को, उसकी रिपोर्ट फिर हम गवर्नमेंट को भेज देते हैं। अच्छा, अगर सामाजिक तौर पे नहीं निपटता है तो कानूनी तौर पे आप क्या फिर कार्रवाई की जाती है? अगर जैसे कि अभी आपके पास में ये शिकायत आई है, जी। फिर इसको अगर समाधान नहीं होता इसका तो इसको कहेंगे अपना क्लेम डाल। फिर ये क्लेम डालते पेमेंट बेस में अलग अलग आए। किसी की ग्रेजुएटी का तो ग्रेजुएटी में चला जाएगा, पेमेंट बेस में पेमेंट में आ जाएगा, बोनस का बोनस में चला जाएगा। डिमांड नोटिस नौकरी से निकाला उसको डिमांड नोटिस आ जाएगा। पहला स्टेप हम शिकायत पे निपटाने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट स्टेप शिकायत पे हो जाता है। अगर हो जाए 90% हो जाते हैं, एक आधा % नहीं होता, वो फिर डिमांड नोटिस या क्लेम केस के थ्रू इसी अदालत में आ जाते हैं वापस। क्यों? असिस्टेंट लेबर कमिश्नर के पास जो है WC के अंदर वर्कमैन कंपनसेशन की पावर है, अथॉरिटी है मिनिमम वेज एक्ट के अंदर, पेमेंट वेज में अथॉरिटी है। तो ये फिर केस उसी में आ जाते हैं। फिर उसको हिसाब से डिग्री करके पेमेंट दे देता है तो ठीक, नहीं तो लैंड एंड एक्ट के तहत उसकी रिकवरी के लिए डी साहब को भेज देते हैं। तो एज ए कलेक्टर फिर वो रिकवरी वहाँ से करवा लेते हैं। एक तो आपका कार्यक्षेत्र हो गया ये कि अगर शिकायत आती है, कोई कई बार कंपनी से निकाला जाता है कर्मचारी, तो उसको लेकर शिकायत मिलती है। इसके अलावा और कौन से काम हैं हमारे पास? WC केस बहुत आते हैं, जैसे किसी वर्कर का काम करते हाथ कट गया हो, उंगली कट गई हो, या कोई इंजरी हो गई हो, या डेथ हो गई हो। जैसे लगभग जैसे बिहार के वर्कर हैं, ड्राइवर हैं, रोड एक्सीडेंट के केस भी हमारे पास आते हैं। अच्छा। जैसे ड्राइवर है, जा रहा है कहीं बिहार में, जरा रोड एक्सीडेंट हो गया, कहाँ कोई जयपुर जा रहा है, जयपुर एक्सीडेंट हो गया, रास्ते में गाड़ियाँ भिड़ गई, डेथ होगी वर्कर की, तो उसके कंपनसेशन के केस हमारे पास आते हैं। अच्छा। कंप्लाइज कंपनसेशन एक्ट 1923 के तहत। जी। उसमें क्या प्रावधान है, किस तरह से उसमें उसकी वही सिविल प्रोसीजर है कोर्ट केस का। केस आएगा, नोटिस होगा, दूसरी पार्टी की रिप्लाई आएगी, फिर वो रीजवाइंडर फाइल करेगा एप्लीकेंट। रीजवाइंडर के बाद में इशूज़ बनेंगे, इशूज़ के बाद में एविडेंस आएगी, एविडेंस के बाद में फिर उनका आर्ग्यूमेंट होगा। कोई सिविल प्रोसीजर बिल्कुल प्रोसीजर अपना जाता है जो कोर्ट का प्रोसीजर होता है। ये जैसे कोर्ट केस होता है, इसकी अपील भी हाई कोर्ट में है। और अपील तब लाई करेगी जब मतलब डिग्री होने के बाद में 2 लाख 5 लाख 7 लाख जिस हिसाब से उसकी स्ट्रेचर है, ऑर्डर पास हुआ है, उसी हिसाब से इसकी डिग्री होती है। और डिग्री की रिकवरी हाई कोर्ट से होगी, तो अपील हाई कोर्ट से नीचे नहीं है इसकी। जी जी। पैसा जमा यहाँ कराएगा, यहाँ से रसीद लेगा, फिर अपील दायर करेगा हाई कोर्ट में। अच्छा। उससे पहले उसकी अपील आई नहीं करती हाई कोर्ट में। मान लिया जाए किसी कंपनी में किसी वर्कर का हाथ कट जाता है,
तो क्या मुआवजे की जो राशि है वो ऑलरेडी तय होती है पहले से हाँ, ही? वो क्या है इस तरह की कितनी कितनी राशि किस उसमें उसकी एज और उसकी तनख्वाह, एज के हिसाब से फैक्टर बने हुए हैं एक्ट के अंदर, उसके फैक्टर और उसकी तनख्वाह का मल्टीप्लाई करके जो उसका कंपनसेशन बनता है वो हिसाब से दिया जाता है। वो एक में प्रोविज़न दिया हुआ है, एक उंगली पर 10% है, 5% है, 20% है, 40% है, 80% है, उसी हिसाब से उसका दिया हुआ है। एक हाथ में पूरा 100% डिसेबिलिटी होगी। कई बार डिसेबिलिटी हमारे सामने समझ में नहीं आती, इंजरी है बट फैक्ट सामने नहीं आ रहा, अंदर है, कोई हड्डी टूट गई और होगी, वो हम इसको एग्जामिन नहीं कर पाते। फिर उसके लिए हम मेडिकल ऑफिसर CMO को लिख देते हैं, भाई वो इसकी एग्जामिन रिपोर्ट दे, फिर वो वहाँ से रिपोर्ट आ जाती है, उसी हिसाब से फिर उसको कंपनसेशन ऑर्डर करवा जाता है। कितना वक्त लगता है इस प्रक्रिया में? इस प्रक्रिया में वो डिपेंड करता है, केस टू केस डिफर होता है। कई बार क्या है कि अगर कम से कम अगर यहीं आपके यहाँ से ही निपटान होना हो उस केस का, तो कितने दिन में निपट नहीं, सकते केस तो हमारे पास ही निपटान होता है। WC का केस का निपटान यहीं से होता है। अच्छा, ऑर्डर यहीं से लिखे जाते हैं, इसी सीट से लिखे जाते हैं, और लगभग साल भर। यदि दोनों फरीक अगर समझौता करें और यहीं निपटाना चाहें पहली स्टेज पर ही, तो कितने दिन में समाधान कर पाते हैं आप? वो तो सेम डे भी कर सकते हैं। अच्छा, बट इसमें एक पॉलिसी है, कंपनसेशन एक्ट के तहत हम कंपनसेशन से कम एक पैसा भी नहीं दिवा सकते, चाहे वो कंसिलेशन करे या ना करे। जो कंपनसेशन उसका बनता है, चाहे वो 6 लाख बने, 7 बने, चाहे 8 लाख बने, पैसा उतना ही देना पड़ेगा जो एक्ट के प्रोविजन के मुताबिक उसका बनता है। शर्मा जी, इसमें एक चीज़ और आ रही है, एक तो कंपनी का एम्प्लॉय है वो सीधा कंपनी में डायरेक्ट, एक ठेकेदार की प्रक्रिया। ठेकेदार का भी ऐसा ही है, ठेके 2 इसमें हो गए, एक प्रिंसिपल एम्प्लॉयर हो गया, एक एम्प्लॉयर हो गया। एम्प्लॉयर उसका ठेकेदार हो गया, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर उसका मालिक है। दोनों पर भी राइवल जा सकता है। बीइंग ए प्रिंसिपल एम्प्लॉयर पर भी 100% डाला जा सकता है, बीइंग एम्प्लॉयर पर भी 100% डाला जाता है, राइवल भी डाला जा सकता है, दोनों पे जा सकता है केस। वो सर्कमस्टांसेस और केस पे डिपेंड करता है, क्यों फाइल जैसे फाइल बोलती है उसी हिसाब से जाता है केस। ये आपके 2 काम आपने बताए हमें, आपके अधिकार हुए या कार्य क्षेत्र में आते हैं। इसके अलावा और क्या है आपके पास जिम्मेदारी? हमारे पास पेमेंट बेस के केस आते हैं, जिसकी तनख्वाह नहीं दी जाती, जो आजकल गरमाया हुआ भी है मुद्दा, वो मिनिमम वेज का। जैसे हरियाणा गवर्नमेंट 7600 रुपये। अच्छा, एक पेमेंट वेज अलग है और मिनिमम वेज अलग है। अच्छा। मिनिमम वेज में क्या है कि मिनिमम वेज में इस हम अथॉरिटी हैं और इस अथॉरिटी को 10 टाइम की पावर है उसमें पेनल्टी डालने की। अच्छा, वो 10 टाइम तक पार्टी डालते हैं, हम डाले भी हैं, डालते ही रहते हैं, केसों में आती रहती डलती रहती, हाईकोर्ट तक जाते हैं लोग, केस चल भी रहे हाईकोर्ट में हमारे, अपील करते हैं और लोग जाते हैं अपील। ये आप मिनिमम वेज की बात कर रहे हैं? मिनिमम वेज की बात कर रहे हैं जी। जो मान लो आज 7600 रुपये गवर्नमेंट ने कर दिया, मिनिमम नहीं दे रहा, कोई कंप्लेंट आ गई, हमने इंस्पेक्शन कर ली, उसे हमारे इंस्पेक्टर ने क्लेम डाल दिया, वो सर्कमस्टांसेस और सिचुएशन पे देख करके उसके ऊपर पेनल्टी डलती है, 2 टाइम, 5 टाइम, 10 टाइम, उसी हिसाब से पेनल्टी डल जाती है। वो जमा करा दे तो डिस्पर्स हो जाती है पेमेंट वर्करों को, अगर नहीं कराता है अपील में जाता है तो हाईकोर्ट में अपील से हो जाती है उसकी। अच्छा, इसमें जो मिनिमम वेज अभी बढ़ाया है और मामला गरमाया हुआ भी है फरीदाबाद में, हालांकि ऐसी बहुत कम चीज़ें शिकायतें देखने को मिलती हैं, आप पिछले काफ़ी सालों से यहाँ काम देख रहे हैं, तो क्या जो मिनिमम वेज बढ़ा है अब कितना इसका विरोध हुआ है, किस स्तर पे आपकी तरफ से निपटाया जा रहा है? वैसे तो 7600 रुपये करे हरियाणा गवर्नमेंट ने, 4 कैटेगरीज अलग अलग, स्किल्ड, अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड। क्या मिनिमम अब जो बढ़े हैं वो क्या कैसे कितने पैसे बढ़ाए गए हैं सरकार? अलग अलग 4 कैटेगरीज बनाई हुई है गवर्नमेंट ने, हेल्पर की है, अनस्किल्ड की, स्किल्ड में AB कैटेगरी है, सेमी स्किल्ड में AB है और हाईली स्किल्ड की है, ये कैटेगरीज डिवाइड की हुई है। तो हमारा डिपार्टमेंट का मेन फंक्शन है मिनिमम वेज लिमिट करवाने का, पीस मेंटेन करने का। हमारे पास 2 तराजू है, एक में एम्प्लॉयर है, एक में एम्प्लॉई है। अच्छा, दोनों का बैलेंस बना के रखना है। अगर एक बार थोड़ा भी 19-20 हो जाता है तो मामला गड़बड़ा जाता है, तो उसकी जिम्मेदारी आपके कंधों पर ही आएगी। नेचुरली है। वो पूरे डिपार्टमेंट की जो एक जिम्मेदारी बनती है कि सबसे पहले तो पीस बनाए, उस पीस का ही पार्ट है ये मिनिमम वेज इम्प्लीमेंट ना करना। मान लो अराजकता वो दिमाग में एक हो जाती है, इससे वर्कर के सेंटीमेंट जाते हैं, यार मेरे को मालिक तनख्वाह नहीं दे रहा पूरी, मैं क्या जरूरत है काम करने का इसका, तो वो स्लो डाउन कर देते हैं, टूल डाउन कर देते हैं, प्रोडक्शन रोक देते हैं, हड़ताल कर देते हैं। तो इन चीज़ों को सारे को बैलेंस बनाने के लिए इस डिपार्टमेंट का हम फंक्शन है।
अच्छा, एक स्थिति और स्पष्ट करवाना चाहेंगे हम आपसे। अभी जो मिनिमम वेज बढ़ा है, कई जगह हमने देखा है कंपनियों में कि मिनिमम वेज जो बढ़ा है उनके लिए बढ़ा है जो उससे राशि से नीचे तनख्वाह ले रहे थे, लेकिन कई जगह ऐसा भी देखने को मिला कि जो अगर पहले से ही 15,000 रुपये या 20,000 रुपये सैलरी ले रहे हैं, उन्होंने भी कहीं ना कहीं मांग की कि हमारा भी बढ़ाया जाए। तो वो कहाँ तक किस हद तक ठीक था, या उनके लिए भी कुछ लागू हुआ था? नहीं, ऐसा है, जो मिनिमम वेज से ऑलरेडी ऊपर है जी, उनका कोई गवर्नमेंट ने एक्स्ट्रा कोई नहीं बढ़ाया। ये अनस्किल्ड या स्किल्ड जो लेबर काम कर रही है कैटेगरीज है। मान लो कोई आज आदमी पहले 7600 रुपये या 7,000 8,000 रुपये था। जी जी, 2 मिनट रुक जा बेटा, 2 मिनट रुक जा, 2 मिनट रुक के। हाँ जी, तो उसमें जो है कैटेगरीज है। मिनिमम वेज 7600 रुपये, 7600 रुपये को आप डिफाइन नहीं कर सकते। लोगों ने स्केल्ड बनाए हुए हैं, वो SIPF के उसमें भाई हमने 5,000 रुपये बना दिया, 2,000 हाउस रेंट डाल दिया, फलाना डाल दिया। इस बार गवर्नमेंट ने इसका वो समेट दिया, हाउस रेंट सब कुछ इंक्लूड इसके अंदर ही कर दिया, कुछ नहीं, अलग कुछ डिफाइन नहीं कर सकते मिनिमम वेज को। ऐसा नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 7600 रुपये तो आपको देना ही पड़ेगा। जो SIPF आपने काटना वो 7600 रुपये पे काटो, उससे कम पे नहीं। जो कुछ करना 7600 रुपये तो आपको देना ही पड़ेगा। बेस आपने 7600 रुपये लेके ही चलना पड़ेगा आगे। इसके ऊपर जो भी आप बढ़ाओगे तो देना पड़ेगा। अब जो हाईली स्किल्ड है वो जो है उनका इस में थोड़ा सा उनको झटका लगता है कि वो इस पर नहीं बढ़ पाता लेकिन ये पैसा। कानूनी तौर पर जो मांग कर रहे हैं वो गलत है। नहीं, ऐसा भी है भी नहीं, उनको समझा भी देते हैं, मोटिवेट कर देते हैं भाई आपका इसमें नहीं आता ना, उनके लिए उनका तो कोई लेना देना नहीं है। जो ऑलरेडी मिनिमम वेज से ऊपर है उनका तो कोई इसमें बेनिफिट नहीं होता। अच्छा, जैसे अभी नया स्केल आता है, जब हमारे कोई फायदा नहीं होता। जी जी, जो आज वर्कर जो लग रहा है या कोई एम्प्लॉई आज लगता है उसको स्केल वही मिलना है। जो आप 25 साल नौकरी करने के बाद भी हमारे को वही तनख्वाह मिलेगी जो आज हमारे कोई कुलीग साथी आता है उसको भी वो मिलेगी। ठीक ठीक ठीक, तो बेनिफिट तो उसको उस हिसाब से मिलेगा कि उसके तो नेम आएगा वो भी। बिल्कुल। हमारा इतना फर्क पड़ जाता है कि 5-10 से इंक्रीमेंट होती है, उसका जो डिफरेंस आता है वही तो वही डिफरेंस रहता है सैलरी के अंदर। ठीक ठीक ठीक। तो इसी तरह उन्हीं का है। अच्छा, अब ये तो हुई मिनिमम वेज की बात। इससे आगे तीसरा चौथा कौन सा कार्य क्षेत्र है आपका? हमारा पेमेंट बेस का है। हाँ, पेमेंट वेज। पेमेंट बेस में भी यही है, अगर मान लो कोई वर्कर की तनख्वाह नहीं दे रहा है या तनख्वाह रोक दी या डिस्प्यूट हो गया, उन्होंने मैंने 1 महीना काम किया, 1.5 महीना काम किया, मालिक कहता है जी बीच में छोड़ के चला गया जी, मैंने मेरा नुकसान कर दिया, फलाना कर दिया, इस टाइप के केस आते हैं हमारे पास। अच्छा, तो 99% तो सेटल हो जाते हैं वो प्राइमरी में ही। जी जी, अगर नहीं होते हैं तो फिर उसी हिसाब वो प्रोसीजर होता है, कोर्ट प्रोसीजर है उसका, और फिर उसमें रिप्लाई आएगी, उसका रिजॉइंडर आएगा, उसकी इशूज़ बनेंगे, आर्ग्यूमेंट होंगी, ऑर्डर होंगे, रिक्वेरी होगी। CGM कोर्ट में हम रिक्वेरी के लिए भेज देते हैं, फिर वो रिक्वेरी CGM कोर्ट से होती है। अच्छा, क्योंकि वो ऐसी रिक्वेरी करता है जस्ट लाइक इम्पोज फाइन बाय यू। उसने कोर्ट ने जो फाइन अपने सुनाया हो, इस टाइप की रिक्वेरी वो कर ऑर्डर प्रोविजन दिया हुआ एक्ट में। CGM इसी हिसाब से वो रिक्वेरी करता है। ठीक, वो कुर्की के ऑर्डर भी दे सकता है CGM, वो उनकी अपनी पावर, जुडिशरी सिविल की अपनी पावर होती है। क्या वो मामला यहाँ नहीं निपट सकता? कुछ हद तक निपट जाते हैं। अच्छा, कई आदमी ढीठ होते हैं, जब मैंने देना ही नहीं इसको, मेरा बहुत नुकसान कर दिया, मैं देता ही नहीं इसको, आपने जो करना है कर दो। फिर हमारे पास भी कोई चारा नहीं होती, जो फाइल बोलती है फिर हमें करना पड़ता है। कोशिश तो हमारी ये होती है कि प्राइमरी में जो आज पैसा मिल रहा है 2 साल पहले बाद में मिलेगा, वर्कर को मिलना तो उतने जितना उसका बनता है। हम कोशिश मैक्सिमम कोशिश करते हैं कि उसको पैसा मिल जाए, अच्छा, फर्स्ट स्टेज में मिल जाए, पर नहीं मिलता तो कैसे। जिस तरह से फरीदाबाद एक बहुत बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है यहाँ, और कर्मचारी भी, जैसे कि हम अभी बात कर रहे थे कि 5 लाख से भी ज़्यादा कर्मचारी हैं जो यहाँ काम कर रहे हैं, तो इतने बड़े स्तर पर क्या शिकायतें बहुत ज़्यादा होती हैं आपके हिसाब से, या इतना शांत है ये क्षेत्र के शिकायतें बहुत कम होती हैं? वैसे तो ये तो हमारी सरकार को किया जाता है। अच्छा, कि हमारी सरकार जो है बहुत बैलेंस बना के चलती है एक एक स्टेप के ऊपर ही, और हमारे को हिदायत भी ऐसी होती है किसी के साथ अन्याय ना हो, चाहे वो मालिक है चाहे वो नौकर है, दोनों को बैलेंस बना के चलना पड़ता है। और उसके लिए जो हम एट पार भी करते हैं, उसके लिए कुछ भी करना पड़े, हमें चाहे मालिक को दबाना पड़े या उसको दबाना पड़े, हम वो करते हैं। हर कोई एक्ट सारे लगाने पड़ते हैं। इसके अंदर ये नहीं होता भी हमें एक ही वो पहलू देखना पड़ता है, हमें ये भी देखना पड़ता है भी एक फैक्ट्री में स्ट्राइक होती है, उसकी आँच दूसरे पर ना जाए। स्ट्राइक होती है, कितने वर्कर तनख्वाह जाएगी, कितने घर बेरोजगार हो जाएंगे, मालिक का भी नुकसान होता है, देश का भी नुकसान होता है।
स्टेट का भी नुकसान है। इसलिए हमारी बेहतरीन कोशिश होती है भी इस टाइप की कोई प्रॉब्लम आए ही ना जी। और मैं तो परमात्मा में बड़ी कृपा रही है कि मैं जहाँ रहा हूँ मैं मैक्सिमम इस तरह वो कोई डिस्प्यूट होता है 90% हम फर्स्ट स्टेज पे ही इसको हल करने की कोशिश करते हैं, हो ही जाता है। अच्छा, ये अधिकारी के ऊपर भी डिपेंड हाँ, डिपेंड करता है अच्छा। कि वो कितना अपने इसमें ड्यूटी में कितना सजग है, वो कितना और सक्षम है, कितना सक्षम और सजग भी कितना है। मान लो यहाँ कर स्ट्राइक फैक्ट्री में हो गया, हम यहाँ सो रहे हैं और ऊपर आगे चढ़ के बोल जी हमारा तो स्ट्राइक हो गया, अब तो करो। पहले पता लगा डिस्प्यूट पीछे आपके सामने एक शिकायत आई थी फैक्ट्री की, जी जी, मैंने उसको बाहर बैठा दिया, तुम बैठ भैया हम आज ही करेंगे इसका समाधान। अच्छा अच्छा। जनरल डिमांड नोटिस है, जनरल डिमांड नोटिस खास करके जनरल डिमांड नोटिस के दौरान ही इस तरह की घटना घटती है कि वर्कर क्या कहते हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के तहत एक जनरल मांग पत्र देते हैं। वो जी। जो तनख्वाह या जो उनको फैसिलिटी दी जा रही है उसके अलावा एक नेगोशिएशन एक्स्ट्रा मांगते हैं वो नेगोशिएशन चलती है यहाँ पे। अच्छा। मीटिंग होती है, कंसिलेशन प्रोसीडिंग चलती रहती है, महीना लग जाता है, 2 महीने लग जाते हैं, कई बार 3 महीने लग जाते हैं। तो उसमें क्या है कि वो कई बार खिंच जाती है दोनों के आपस में। तो उस टाइम भी आदमी सजग है, हमें पता है भी इसी स्थिति हो सकती है, तो चाहे उसमें थोड़ा मालिक को दबाना पड़े, थोड़े वर्करों को दबाना पड़े, दोनों को बैलेंस करके स्टेज पे 90% हम समाधान निकाल देते हैं, इसका स्थिति नहीं आने देते। तो ये आज हम अभी बात कर रहे हैं अपने खास प्रोग्राम ऑफिसर ऑन ड्यूटी में ALC हरीश शर्मा जी के साथ, जिन्होंने अपने कार्य क्षेत्र के 4 अधिकारों के बारे में हमसे अभी बात की है, चाहे वो पेमेंट वेज हो, मिनिमम वेज हो या मुआवजा राशि कहीं कोई घटना घटती है तो उसको लेकर, या कर्मचारियों की जो शिकायत हैं उनको किस तरह से वो निपटाते हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम उनसे इस बात को आगे जारी रखेंगे कि क्या क्या और कार्य क्षेत्र उनके हैं और किस तरह से निपटारा करते हैं उन शिकायतों। जब जनता होती है परेशान, तो अधिकारी कैसे करते हैं समाधान। जनता लगाती है गुहार, कैसा होता है अधिकारियों का व्यवहार। हमारे खास प्रोग्राम ऑफिसर ऑन ड्यूटी में ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं फरीदाबाद में असिस्टेंट लेबर कमिश्नर हरीश शर्मा जी से। उनसे जान रहे हैं उनके कार्य क्षेत्रों के बारे में। अभी तक उनसे जो बातचीत हुई उसके बारे में उन्होंने जो बताया, अब उससे आगे हम दौर शुरू करते हैं। हरीश शर्मा जी, जो भी आपने 4 काम हमें गिनवाए या 4 अधिकार आपने गिनवाए, उसके अलावा और कौन सा क्षेत्र है जो अभी बचा हुआ है? कौशिक जी, हमारे पास अगर हम 8 घंटे की ड्यूटी के अलावा अगर 12 घंटे 16 घंटे भी काम करें, हमारे पास काम पूरा नहीं होता। जी, मैं एक बीच में रोकूंगा आपको। एक हमारा जो प्रोग्राम का जो कॉन्सेप्ट है ऑफिसर ऑन ड्यूटी, ऑफिसर की ड्यूटी क्या 9 से 5? मैं वही बता रहा हूँ आपको, 9 से 5 हमारी ड्यूटी है। नहीं, 9 से 5 होती है क्या? हाँ, 9 से 5। मैं मेरे ऑफिस में आज तक मेरा रिकॉर्ड रहा है भाई, कोई इमरजेंसी आ गई तो मैं कह नहीं सकता जी। अदरवाइज मैं 9 और 9:15 के बीच में मेरे ऑफिस में होता हूँ। अच्छा। आप किसी टाइम कभी भी आगे चेक कर लेना।
जी जी। मैं आपको 9:05 के मेरे ऑफिस में होता हूँ। और मैं नहीं, मेरे सारे अधिकारियों को पता है। और लगभग जब तक मेरा दफ्तर काम नहीं पूरा होता, मैं उठता नहीं बीच में। अच्छा। जिस आज इलेक्शन ड्यूटी आ गई हमारी, हम सिटी ऑफिस से ले गए, सिटी ऑफिस से बल्लभगढ़ भेज दिया, एसडीएम साहब के पास चले गए हम, फिर वापस सिटी ऑफिस में आ गए। दैट इज ए सेपरेट क्वेश्चन, ये तो जो चलता है, पार्ट ऑफ सर्विस है हमारा। अब पंचायत इलेक्शन चल रहे हैं, हमारी ड्यूटियाँ लगी हुई है, तो ड्यूटी में स्टडी मेरी ड्यूटी है, तो हम निभा रहे हैं अपनी ड्यूटी, वो भी निभा रहे हैं जी जी। वहाँ से निभाए, अब अपना दफ्तर का काम कर रहे हैं। हमारे पास रिटर्न वर्क बहुत होता है। अब जिस तरह भी हमने केस डिसाइड कर दिया, उसके ऑर्डर लिखने हैं, उसके फिर हाई कोर्ट में जानी है, कहीं सेशन के जानी है, तो उसमें हमारा बहुत टाइम लग जाता है। अब वो टाइम हम जब करते हैं, जब जिस तरह भी हम दोपहर 90% दोपहर के बाद खाली होते हैं, 3-4 बजे जब कोर्ट केस खत्म हो जाते हैं, तो वो लिखते लिखते हमारे कई बार 6-7-8 बज जाते हैं। एक फाइल में पढ़ना है, उसके लिखना है, जिसकी हाई कोर्ट में बिल जानी है, तो उसको एक बार किसी से देखना पड़ता है, बहुत टाइम लग जाता है। तो हमारे पास टाइम नहीं होता वो भी कहीं जा करके भी चाय भी ले। घर भी जाते हैं तो कई बार बच्चे भी कहते हैं, यार बोले आप दफ्तर में अपना बिस्तर लगा लो। अच्छा, एक आपकी जिस तरह की व्यस्तता आप बता रहे हैं कि आपने व्यक्तिगत जीवन के लिए क्या समय निकाल पाते हैं आप? नहीं, मेरी एक हैबिट है, मैं सवेरे 11 बजे सोता हूँ, शाम को 11 बजे पहले कभी नहीं सोता। अच्छा। और सवेरे 5 बजे बस कभी सोता नहीं हूँ। सुबह 5 बजे उठता हूँ और बाथरूम फ्रेश होने के तुरंत बाद जो है पार्क में जाता हूँ। 7:30 बजे तक मैं योगा करता हूँ, 1 घंटा। अच्छा। आधे घंटा पार्क में राउंड लगाता हूँ। 1.5-2 घंटे का पार्क का कार्यक्रम रहेगा। फिर आते 7:30 बजे नहा धो करके अपने भगवान के नाम लिए और 9-9 बजे अपने दफ्तर में। अच्छा, हम जो बात कर रहे थे अभी आपसे अधिकारों की, तो और कौन से ऐसे अधिकार आपके पास हैं अभी? एक और है जो चाइल्ड लेबर की प्रॉब्लम, जिसको लेकर भी हमने देखा चाइल्ड लेबर की जहाँ तक कोशिश चाइल्ड लेबर की बात है, ये एक सोशल समस्या है। खाली इसको जो है पावर से या इम्प्लीमेंट से नहीं कराया जा सकता। अच्छा। क्यों, मेरा तो अपना एक्सपीरियंस रहा। जब मैं इंस्पेक्टर आया था 92 में, जब से लेकर के मैं इस समस्या से जूझ रहे हैं, डिपार्टमेंट भी जूझ रहे हैं, गवर्नमेंट भी जूझ रही है। क्यों, ये एक सोशल समस्या है। अभी हम चाइल्ड लेबर काम करने देखे जाते हैं, कई बार ऐसी स्थिति होती है। अगर आप भी हमारे साथ, आप एक बार हमारे पास आप गए भी थे, देखा भी होगा, क्या करें इस स्थिति के अंदर बच्चे। इसके अंदर गवर्नमेंट की हालांकि बहुत कोशिश करी है, गवर्नमेंट एनएचसीएच स्कूल चला रही है, एनसीएलपी के स्कूल चल रहे हैं, हमारे 40 स्कूल चल रहे हैं फरीदाबाद में। हमारा एक चाइल्ड लेबर प्रोटेक्शन भी चल रहा है हमारा यहाँ पे। हम उसमें बच्चों को डालते भी हैं, पढ़ाते भी हैं। जी जी। और हमने एक बच्चा भी तो हमारा बल्कि 10वीं पास भी करके गया इसी तरह। उसको क्या है, कुछ नहीं, उसके पास बनना है, कोई माँ बनना है वो आप, तो उसको क्या नौकरी लगा देंगे, किसी फैक्ट्री में लगवा देंगे, किसी को क्या करके आप जैसे किसी को यार दोस्तों भी यार लगा दे, गरीब आदमी से माँ बाप नहीं है। तो चाइल्ड लेबर की खाली एक इम्प्लीमेंटेशन, हालांकि गवर्नमेंट ने एक्ट भी अमेंड कर दिया, फाइन भी बहुत बढ़िया कर दिया, सज़ा भी कर दी, पर ये खाली इसके साथ साथ सोशल एक्ट भी, इसमें जो है आम आदमी की भागीदारी जरूरी है। कहीं ना कहीं मजबूरियाँ भी है, आम आदमी की इसमें भागीदारी जरूरी है। जब तक आम आदमी इसमें भागीदार नहीं बनेगा, इस समस्या से निदान पाना बड़ा मुश्किल है। हम चाहते हैं राउंड पे चलाते हैं, आँख मिचौनी करते, लोग बच्चों को भगा देते हैं, हम पीछे भाग नहीं सकते, कहीं एक्सीडेंट हो जाए, और हमें भी डर होता है इस चीज़ का। हम चलान भी करते हैं, उसमें 10-10, 20-20 हज़ार रुपये फाइन कोर्ट में होता भी है, फाइन में भर जाते हैं, बुलाया फिर भी नहीं मानते, फिर भी रख लेते हैं, फिर भी हम राउंड मारते हैं। पीछे भी हमने एक अभियान चलाया था जिसमें हम आपको भी साथ लिया था, बल्लभगढ़ जैसे मैं और मैं भी, तो आपने देखा होगा। इसके अलावा हमारा सोशल काज भी है। देखो, हमने पीछे एक ग्रीन सिटी जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू कराया था प्रोग्राम सफाई अभियान का, स्वच्छ फरीदाबाद, स्वस्थ मिशन जो चला था, इसमें हमारे डीएलसी हैं अजय पाल डूडी जी। मैं कहता हूँ बहुत ही अच्छे और नहद शरीफ आदमी है वो। उनके नेतृत्व में हमने एक अभियान चलाया था कि हमारा एक क्षेत्र है, कर्म क्षेत्र, वो है इंडस्ट्री एरिया। हमने पूरे इंडस्ट्री एरिया के उद्योगपतियों से अलग अलग क्षेत्र में उनसे बातचीत की, मीटिंगें की उनके साथ। और एक उदाहरण आप पेश किया, आपने 6 और 7 का डिवाइडिंग है। आज इसी मतलब पेरिस से कम नहीं है। आप अगर इसमें गुजरोगे तो आप ये नहीं कह सकते भी ये कोई फरीदाबाद का इंडस्ट्री एरिया है। आप सोचोगे ये तो पेरिस का इंडस्ट्री एरिया है। इतना बढ़िया हमने जो है हमने उसको उदाहरण पेश किया। तो डीएलएफ में भी हमने चलाया था, 24 सेक्टर में चलाया। ये जो कार्य किया आपने अपने अधिकारों से अलग जा करके, ये हमने अपने अधिकारों से अलग जा करके हमने भी सोचा यार हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी दिन रात एक करे हुए हैं, हमारी एक नैतिक ड्यूटी बनती है, हम भी इस भाग में चले गए।
जैसे जैसे लोगों को हमारा योगदान मिलता रहा, हम भी आगे बढ़ते गए। एक जमा जो इकट्ठा होता गया वो है समा बन गया, कारवा बनता गया। और एक बढ़िया कारवा बना कि आज एग्जाम्पल जो है 6 सेक्टर देखो आप, इंडस्ट्री एरिया का DLF जाके देखो, 27 देखो, 24 देखो, कितना लोगों में जागरूकता आई है, कितने पेड़ लगे हैं। बिल्कुल। हमने इस अभियान के तहत कम से कम नहीं होंगे तो हजारों पेड़ लगवा दिए लोगों से। जी। और पेड़ तो ऋषि मुनियों ने यहाँ तक कहा कहीं ना कहीं फरीदाबाद को स्मार्ट सिटी जब से घोषित किया तो आपका विभाग भी उसमें पूरी सहयोग दे रहा है। पूरा सहयोग दे रहा है, लगे हैं, अभी लगे हुए हैं। अब आज भी शायद आप 5 मिनट बैठोगे तो मैंने 2-4 एम्प्लॉयर बुलाए भी आज। अब तो बाई चांस आप आना हो गया, बाकी मैंने 2-4 एम्प्लॉयर बुलाए हुए भी हैं आज। भाई तो थोड़ा सा एरिया रह गया 6 सेक्टर का, उसको कवर करो, तो अभियान को छोड़ो मत। अच्छा। और हम आपके साथ दावे साथ कहते हैं कि आने वाले टाइम में 6 सेक्टर एक एग्जाम्पल होगा पूरे हिंदुस्तान के लिए भी। ऐसे इंडस्ट्री एरिया भी यहाँ पे सेटअप हुआ है, वो भी जबकि फरीदाबाद उन जब यहाँ कैंप लगे थे 1947 में, तब का बसा हुआ शहर है जिसकी आबादी का कैपेसिटी 5 लाख थी, आज 20-22 लाख कैपेसिटी हो चुकी है। उस शहर के अंदर इतना बढ़िया इंडस्ट्री एरिया होना एक एग्जाम्पल होगा। आपको दिखाएंगे, आपको उस समय आने दो। जी बिल्कुल। आप देखना। हम चाहेंगे कि कहीं ना कहीं स्मार्ट सिटी जब इसको घोषित किया गया है तो स्मार्ट ही बन के रहे फरीदाबाद। नहीं, हमारा परमात्मा से हम दुआ भी करते हैं हर आदमी इसमें भागीदारी करे, क्यों बीमारी को रोकना एक सबसे बड़ा ज़रूरी है सफाई होना। सफाई खुदाई जो है दूसरे दर्जे पे सफाई के, अगर सफाई जहाँ है, मच्छर नहीं होंगे, मक्खी नहीं होगी, गंद नहीं होगा, कीटाणु नहीं फैलेंगे। हम जब घर पे जाते हैं शाम को कपड़ों में देखना कितने कीटाणु होते हैं। और ये कहीं ना कहीं जो आप बात कर रहे थे सफाई अभियान के, औद्योगिक क्षेत्रों से निकलने वाले जो धुआं है, प्रदूषण है, गंदगी, या तो वाटर पॉल्यूशन हो या एयर पॉल्यूशन हो, वो कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है जो औद्योगिक क्षेत्र है वहीं से। और आपका विभाग यदि आउट ऑफ वे जाकर इसको अगर समाधान की तरफ देख रहे हैं आप, या स्मार्ट सिटी में सहयोग अपना निभा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं स्मार्ट सिटी के अलावा हमारा एक नैतिक ड्यूटी बनती है बीइंग ए ह्यूमन्स, वो हम निभाना चाहते हैं। परमात्मा के निशान बनाया हमारे को और हम लगे हुए हैं इसके अंदर। हमारी ड्यूटी भी नहीं है सफाई करना, हम खुद झाड़ू लगाते हैं। आपने देखा भी होगा, हम 7 बजे उठ करके सवेरे सड़कों पे झाड़ू लगाई है हमने, लगाते हैं, अब भी लगाते हैं। एक अभियान हमारा भी चलने वाला है। अब आज हमारी मीटिंग भी होनी है इस बारे में, मैंने 2-4 एम्प्लॉयर बुलाए हुए हैं आज, इसी विषय में एक मीटिंग भी होनी है। और उनका अच्छा सहयोग मिल रहा है, वो भी एक ये नहीं भी हमारे को टाल रहे हैं, वो अच्छा सहयोग दे रहे हैं कि वो भी जाग चुके हैं भी, इसके बगैर हमारा गुजारा भी नहीं है उनका भी। सफाई बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक अच्छे वातावरण में और उसमें से जो किरणें निकलती है उस वातावरण में, वो बीइंग ह्यूमन हर बॉडी पर इफेक्ट करती है। अच्छा वातावरण होगा, स्वस्थ वर्कर होंगे, अच्छी प्रोडक्शन होगी, और उसके अच्छी प्रोडक्शन होगी तो हमारे स्टेट का भी, देश का भी नाम जो है, जिससे हमारे प्रधानमंत्री चले उस अभियान के अंदर, तो उसमें हमें कामयाबी भी मिलेगी। अच्छा हरीश शर्मा जी, कहीं ना कहीं ये विभाग ऐसा है कि इस पर कहीं ना कहीं आरोप भी लगते हैं, क्योंकि कर्मचारियों की शिकायतें हैं। कई बार आप समाधान हो पाता है, कई बार नहीं भी हो पाता है। कई बार गलत होते हुए वो आपको शिकायत लेके आते हैं और अपने आप गलत हैं, लेकिन समझने की कोशिश नहीं करते। तो और दूसरा जो पक्ष है उसका, आपके जो अधीनस्थ हैं, या चाहे लेबर इंस्पेक्टर हों या और अधीनस्थ कर्मचारी हों, उन पे आप कैसे अपनी देख रेख रखते हैं? या कहीं ना जो भ्रष्टाचार के आरोप की बात आए, मैं ये नहीं कहता भ्रष्टाचार है, लेकिन आरोप कहीं ना कहीं लगते हैं, तो उनको कैसे आप निपटाते हैं या कैसे उस पर समाधान कर पाते हैं? कौशिक जी, ये मैन टू मैन डिफर करता है जी। और जब आदमी किसी की आत्मा मर जाती है, वो कुछ भी करे उसका कोई इलाज नहीं होता। हम अपने दावे के साथ कहते हैं, मैं, मेरा इंस्पेक्टर है, मेरा स्टाफ, मैं खुद अपनी ईमानदारी से काम करता हूँ। ये मेरे को नहीं, पूरे प्रशासन को भी पता है और स्टाफ को भी पता है और मेरे हेडक्वार्टर को भी पता है इस चीज़ के बारे में। हम अपने काम में देखो, गलती बीइंग इंसान है, परमात्मा तो है नहीं, गलती हमारे से भी हो सकती है, पर हम अपनी नेक सीधे, हमारी आत्मा ये कहती है हमने ये काम बढ़िया कर दिया। अगर फिर भी कोई बदवाई दे या कोई दे, वो परमात्मा जानता है। ये आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं आरोपों से घिरा रहना, नहीं, ये तो आरोप तो रखना पड़ता है। राजा राम को भी नहीं छोड़ा था लोगों ने, सीता को के ऊपर भी लगा दिया था, रावण 16 विद्या रत्न था, उस पर भी लगा दिया था लोगों ने। आरोप कब नहीं लगते? द्रौपदी पे भी लगा दिया था लोगों ने। किस पे छोड़ा? महाभारत में, रामायण में कहाँ नहीं लगा आरोप? किसको नहीं लगा आरोप? लेकिन ये जो आप बात कर रहे हैं, जैसे कई लोग आपके पास आते होंगे, आपसे संबंधित शिकायत नहीं है और आप
कहीं और दूसरी जगह उसको भेज दिया, तो कहीं ना कहीं तब भी लोग कह देते हैं कि जी करना नहीं चाहते मेरा काम ये। कल एक कोशिश इस टाइप की एक शिकायत हमारे पास आई थी बल्लभगढ़ मार्केट की। अच्छा। वो गलती से वो जॉइंट डायरेक्टर एमसीएफ के पास चले गए। उन्होंने मेरे को टेलीफोन किया, सर जी ऐसे ऐसे बात है आपके डिपार्टमेंट से, वो समझता है। तो ये तो एक दूसरे को हो जाता है कई बार, जिसको लैक ऑफ नॉलेज इस तरह नहीं पता होता हो जाता है। पर ये नहीं है, हम गवर्नमेंट ने हमारे को टेलीफोन दिया हुआ है, जिस कंसर्न विभाग को हम टेलीफोन भी कर देते हैं, यार एक शिकायत तो आप विभाग से संबंधित है, अच्छा अच्छा, यार आपके एरिया से संबंधित है, आप इसको टेकअप करो, इसको सेटिस्फाई करो, तो करते भी हम। अच्छा, इतना तालमेल आपके नजर में होना भी चाहिए और है भी। हाँ बिल्कुल, आप बना के चलते हैं कि यदि आपसे संबंधित शिकायत नहीं है दूसरे विभाग से तो आप वहाँ उसको बोल देते हैं, बोलते हैं, कर होता भी है। हम हमारे यहाँ एक है कि बीइंग, मैं आपको बता रहा हूँ, बीइंग ए मैन पे बहुत डिपेंड करता है। अभी आप यथा राजा तथा प्रजा वाली कहावत होती है, अगर आपका राजा ठीक है तो आपकी प्रजा भी खुश है, अगर राजा भी नीति ठीक नहीं तो प्रजा तो खास खुश हो सकती है। हम अपनी ड्यूटी अपनी ईमानदारी से और मेहनत से करते हैं। इसके बाद अगर कोई हमारा भी एलिगेशन लगाए तो हम उसकी परवाह भी नहीं करते। ठीक ठीक ठीक, क्यों? हमारी आत्मा कहती है कि हमने ये काम ठीक किया है, बिल्कुल। और हम परमात्मा से डरते हैं कि हम अपना काम ठीक करते हैं। हम गलत काम नहीं करते किसी से, जिससे किसी की आत्मा को ठेस पहुँचे। अच्छा हरीश जी, आपके मातहत कितने इंस्पेक्टर काम करते हैं? मेरे पास 3 इंस्पेक्टर्स हैं, हेड क्लर्क है, स्टेनो है। अच्छा, तो मैं आपको दिखाता हूँ, उनकी सीटें भी दिखाता हूँ अभी आपको। जी। वैसे अब तो हमारी गवर्नमेंट ने एक सुबह 9:05 से का टाइम में का लिए मशीनें भी लगा दी है। अच्छा, ठीक है ना? हाँ, कुछ नया जो हाँ नया हो रहा है। हाँ, तो अभी वो भी टाइम भी लोगों के एलिगेशन रहता था जी को स्टाफ मिलता नहीं है, तो वो भी हमारा माननीय मुख्यमंत्री जो है मेरे ख्याल में 20-22 घंटे लगातार काम करते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी की तरह। तो उनके 25 पर हमने भी जो है ना अपने शुरू कर दी है मशीनें। सोमवार से हमारी 1 तारीख से मशीनें शुरू हो जाएगी। कंप्यूटर हमने लगा चुके हैं। अच्छा, मशीनें आज होगी, फिर हम डाटा फीड कर चुके हैं सारा का। ये मान के चलें 1 तारीख से आप अंगूठा लगा के ऑफिस में बैठेंगे, हाजिरी अंगूठा। बिल्कुल, हम तो पहले भी 9 बजे लगाते थे, अब भी 9 बजे लगाएंगे हम तो जी। लेकिन उन लोगों के लिए जो भ्रम की स्थिति के मिलेंगे नहीं वहाँ या मिलते नहीं है, उनको भी एक जवाब होगा ये। कोशिश जी आप इसमें, आप मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, आप मेरे ऑफिस की मैं बाकी नहीं कह सकता, मेरे ऑफिस के अंदर आपको कभी ऐसा नहीं मिलेगा, अभी कोई यहाँ नहीं मिलेगा। जी। अगर बाई चांस हम फील्ड में भी होंगे तो हमारे टेलीफोन मोबाइल खुले होते हैं 24 घंटे। मैं तो रात को 12 बजे टेलीफोन करता तभी सुन लेता हूँ। निराश नहीं करता मैं किसी को भी, किसी बारे में भी। हम जो जितना काम हमारा होता है उससे कई गुना अपना काम नीति से कर रहे हैं। जी, तो ये थे हमारे साथ हरीश शर्मा जी ALC। अब इनसे हम अगले दौर में इनसे जानेंगे उनके मातहत काम करने वाले जो इंस्पेक्टर हैं, 3 जैसा इन्होंने बताया 3 लेबर इंस्पेक्टर इनके मातहत काम कर रहे हैं, उनके क्या कार्यशाला है और उनके दफ्तर का ये दौरा करेंगे और वहाँ जानेंगे वो किस हाल में हैं और किस तरह से काम को निपटा रहे हैं। जैसा कि हमारे साथ में हमारे प्रोग्राम ऑफिसर ऑन ड्यूटी में हमारे साथ में हरीश शर्मा जी आज हमें यहाँ अपने कार्यालयों में लेकर आए हैं, जो इनके मातहत काम करने वाले 3 लेबर इंस्पेक्टर हैं और एक कार्यालय में हेड क्लर्क और अन्य क्लर्क और सारे जो काम होते हैं उसके बारे में हमें अब ये बताएंगे। हम अपने खास प्रोग्राम ऑफिसर ऑन ड्यूटी में आज जिस तरह से बात कर रहे हैं ALC हरीश शर्मा जी से, तो हरीश शर्मा जी आज अपने मातहत जो काम कर रहे हैं उनके लेबर इंस्पेक्टर उनसे हमें मिलवाएंगे, उनसे बताएंगे कि उनके कहाँ कौन कौन से एरिया हैं। जी हमारे 3 इंस्पेक्टर्स हैं, एक लेबर ऑफिसर के पास 3 इंस्पेक्टर होते हैं हमारे पास। अच्छा। और 3 इंस्पेक्टर्स हैं, इनके अलग अलग एरिया है। मेरे पास बल्लभगढ़ जोन है और बल्लभगढ़ जोन में इनके तीनों के अलग अलग एरिया होते हैं। अच्छा। जो भी इनकी अवार्ड्स हैं, शिकायत हैं या कंप्लेंट है, चाइल्ड लेबर से संबंधित है या कोई और प्रॉब्लम है, कोई फैक्ट्री में डिस्प्यूट हो गया, कोई और हो गया, वो सारा फिर हम पहले इनको मार्क कर देते हैं। फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन इनसे करवाते हैं। ये हमारी रीड ड्यूटी होती है डिपार्टमेंट की। वैसे फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन हमारा इंस्पेक्टर ही करता है। अच्छा, क्या क्या नाम है, कहाँ कौन? अच्छा। ये वैसे रहने वाले जींद से हैं, बहुत मेहनती और ईमानदार आदमी है हमारे पास, बहुत ही बढ़िया है, बहुत इंटेलिजेंट लड़का है। ये क्या क्वालिफिकेशन है अशोक तेरी? MSc B.Ed क्वालिफिकेशन है इसकी। अच्छा, अभी क्या नई ज्वाइनिंग है ये कह रहे हैं? 1 साल हुआ इनको। हाँ।
ये रुपेश जी हैं जी हाँ, और ये स्तेज जी हमारे, ये भी स्तेज जी तो हमारे सीनियर मोस्ट इंस्पेक्टर है हमारे, मेरे तो कुलीग भी रहा है ये, अब तो ये असिस्टेंट लेबर कमिश्नर बनने वाला है और हमारी शुभकामनाएं हैं इसको, मैं जल्दी हमारी लाइन में आ जाए तो ताकि महाराड़ी भी ड्यूटी ये संभाले। तो आपके जो क्षेत्र में 3 लेबर इंस्पेक्टर काम करते हैं। ये रुपेश जी है हमारे, ये एक चेन सिस्टम, ये चेन सिस्टम भी कह सकते हैं इसको, कि पहले शिकायत इनके पास आए उसके बाद आपके पास पहुंचे, या आपसे इन पे जाएगी? दोनों चीज़ें हैं इसमें। जैसे वो कई बार सीरियस शिकायत होती है वो फिर हम डायरेक्ट खुद डील करते हैं। जैसे हम कल एक सीरियस शिकायत आई बल्लभगढ़ की आ गई थी, तो हम पूरी टीम जो है कल हम बल्लभगढ़ गए हैं, उसकी इन्वेस्टिगेशन में खुद करके आया हूँ, ठीक है ना। हम मौके पे हमने उनसे बात भी करी है, वहाँ लोगों से बात भी की है, उन्होंने समाधान किया है मौके पे। तो उससे वो कई बार शिकायत पर डिपेंड करता है भी कितनी सीरियस है कितनी है। नॉर्मल शिकायतें सारी इनके पास ही होती है, बेसिक इन्वेस्टिगेशन ये इनसे कराते हैं हम। मेरे पास एक लक्ष्मी नारायण हेड क्लर्क है, 2 बाबू हैं हमारे पास, अच्छा, एक लेडी स्टाफ है, वो साथ वाले कमरे में स्टाफ कम है तो उनको ऊपर वाले असिस्टेंट लेबर कमिश्नर सेक्टर 4 को दी हुई है हमने है। बाकी हमारे पास ये स्टाफ ऐसा है, ईमानदार बढ़िया मेहनती स्टाफ हमारा ये। तो ये थे हमारे साथ आज ALC असिस्टेंट लेबर कमिश्नर हरीश शर्मा जी, जिनसे हमने उनके कार्य क्षेत्र के बारे में जाना और जिस तरह से उन्होंने बताया है, कहीं ना कहीं उन पे बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी, क्योंकि औद्योगिक क्षेत्र फरीदाबाद में 5 लाख से ज़्यादा कर्मचारियों की समस्याएं कहीं ना कहीं उनको फेस होना पड़ता है उनके सामने, और उनकी समस्याओं का निपटान करते हैं। और जिस तरह से उनके अधिकार थे, चाहे मिनिमम वेज की बात हो या पेमेंट वेज की बात हो या उनके मुआवजे की राशि दिलवाने की बात हो या कर्मचारियों की शिकायत हो, उस पर उन्होंने विस्तार से बात की हमारे प्रोग्राम ऑफिसर ऑन ड्यूटी में। इस हफ्ते हमारे साथ रहे हरीश शर्मा जी, अगले हफ्ते किसी और अधिकारी के साथ होंगे अपने खास प्रोग्राम में। नमस्कार। जब जनता होती है परेशान, तो अधिकारी कैसे करते हैं समाधान? जनता लगाती है गुहार। कैसा होता है अधिकारियों का व्यवहार?